आसिम गुलजार अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए यासर खान से उसकी सबसे छोटी बेटी माहीन के निकाह की मांग कर रहा था। माहीन एक मासूम बच्ची थी जो अब भी खेलने कूदने की उम्र में थी। पूरा जरगा जमा था और यासर खान की बेबसी आसिम के चेहरे पर एक जालिमाना मुस्कान ले आई। वह इस बच्ची को अपने बदले की आग में झोंकना चाहता था, लेकिन जब निकाह के बाद उसने उसका घूंघट उठाया तो मासूमियत और खूबसूरती का ऐसा नजारा उसके सामने आया कि वह पलक झपकना भूल गया। बच्ची की आंखों में डर था। उसने डरी हुई आवाज में कहा, आप तो जालिम नहीं लगते। फूफी कह रही थी कि आप मुझे चलने लायक नहीं छोड़ेंगे। आसिम ने नरमी से कहा, इधर आओ, मेरी गोद में बैठो। उसने उसे प्यार भरी नजरों से देखा। दूसरी तरफ जब दूर से धूल उड़ाती गाड़ी आई तो सब लोग खड़े हो गए। आसिम गुलजार को 1 घंटे से इंतजार करवाया जा रहा था, लेकिन उसे दूसरों को इंतजार करवाना पसंद था। वह अपने साथियों के साथ उतरा और जरगे के लिए मखसूस चारपाई पर बैठ गया। बैठते ही आसिम ने कहा, मुझे खूनबहा में तुम्हारी छोटी बेटी माहीन चाहिए। पूरे जरगे पर सन्नाटा छा गया। यासर खान की गैरत को चुनौती दी गई थी। उसने कंपकंपाती आवाज में कहा, खून बहा में बेटियां देने का रिवाज खत्म हो चुका है। तुम्हें जितनी जमीन या रकम चाहिए मैं देने को तैयार हूं, लेकिन बेटी का नाम न लो। आसिम मुस्कुराकर बोला, ठीक है, फिर मैं जो चाहता हूं वह खुद ले लूंगा। यह धमकी दरअसल यासर खान के बेटे हमजा खान के लिए थी। यासर खान गिड़गिड़ाया, आसिम, मेरी बात सुनो। जो मांगोगे वह दूंगा, बस मेरी बेटी को छोड़ दो। वह गलती से गोली चल गई थी, जानबूझकर कत्ल नहीं किया गया था। आसिम ने सर्द लहजे में कहा, बेटा दो या बेटी दो, फैसला तुम्हारा है। यासर ने कहा, माहीन सिर्फ 15 साल की है, वह अभी शादी के काबिल नहीं। आसिम ने गर्जा, कातिल का बाप मुझे कानून सिखा रहा है? मेरे पास वक़्त नहीं, फैसला कर लो। यासर ने कहा, बैठकर बात कर लेते हैं, कोई दरमियानी रास्ता निकालते हैं। मगर आसिम नहीं रुका। यासर खान ने बेबस होकर कहा, ठीक है, मैं माहीन को तुम्हारे निकाह में देने पर तैयार हूं। आसिम के चेहरे पर फातेहाना मुस्कान आ गई। वह बोला, निकाह भी और उसी वक़्त होगा। यासर खान ने कहा, मुझे इसकी माँ से बात करने दो। आसिम ने कहा, जब फैसला हो चुका तो सलाह की क्या जरूरत। लड़की मुझे दो, निकाह करवाओ। एक बुजुर्ग ने हस्तक्षेप किया, बेटा, पंचायत की सलाह को भी महत्व दो। आसिम ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मैं यहां फैसला सुनाने आया हूं, न कि किसी की बात सुनने। अगर मेरे अधिकार में होता तो हमजा की जान ले लेता, लेकिन अब उसकी बहन को निकाह में मांगकर अपने पात्र का सबूत दे रहा हूं। मुझे जमीन या माल की जरूरत नहीं। यासर खान ने अपने भतीजे रजवान को आदेश दिया कि माहीन को तैयार किया जाए। रजवान तुरंत घर की ओर दौड़ा। माहीन उस समय अपने होमवर्क में व्यस्त थी। जब बशीरा चाची ने दरवाजा खोला तो माहीन घबरा गई, क्योंकि सबके चेहरे उतरे हुए थे। माँ फूट फूट कर रो रही थी। क्या हुआ? सब परेशान क्यों हो? माहीन ने पूछा। चाची बोली, बेटा, आज तुम्हारी शादी है, अभी निकाह होना है। माहीन खुशी से उछल पड़ी। वाकई, मेरी शादी जबरदस्त। दुल्हन बनने का मुझे बहुत शौक है। सब उसकी मासूम खुशी को आश्चर्य से देख रहे थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसे सच बताता। अलीशा, जो उसकी बड़ी कजिन थी, उसे तैयार करने लगी। सादा कपड़ा देते हुए बोली, यह पहन लो और चादर ओढ़ लो। माहीन ने आपत्ति की, यह कैसा कपड़ा है? मैं तो दुल्हन बनूंगी। लाल जोड़ा, गहने, चूड़ियां और मेकअप चाहिए। मैं हमेशा दुल्हन वाले ड्रामा देखकर यही सपना देखती आई हूं। अलीशा ने गंभीरता से कहा, यह जीवन है, ड्रामा नहीं। जिन परिस्थितियों में तुम्हारा निकाह हो रहा है वह जश्न का नहीं, चिंता का विषय है। माहीन ने मासूमियत से कहा,
मेरा दूल्हा भी ड्रामा वाले जैसा खूबसूरत होगा ना? तभी श्रवत फूफी आईं और बोलीं, हाँ, तुमसे उम्र में बड़ा है, लेकिन मुझे चिंता है कि वह तुम्हें तकलीफ न दे। माहिन का चेहरा एक पल के लिए उतर गया। फिर बोली, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस दुल्हन बना दो, अच्छे से तैयार करो। अलीशा ने धीरे से कहा, ठीक है। अलीशा ने कहा, मैं तुम्हें अपना अच्छा वाला जोड़ा देती हूँ, शायद तुम्हें फिट आ जाए। हमारा कद तो लगभग बराबर है। वह अपने कमरे से लाल रंग की हिरण प्रिंट वाली मैक्सी निकाल लाई। हाय अल्लाह, इस पर तो कब से मेरा दिल आ रहा था। माहिन खुशी से बोली और तुरंत मैक्सी लेकर गुसलखाने में चली गई। थोड़ी देर बाद जब वह बाहर निकली तो लाल रंग की मैक्सी में बेहद प्यारी लग रही थी। श्रवत फूफी और अलीशा आश्चर्य से उसे देखने लगीं। बिना मेकअप के भी वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वह दोनों चुप सी हो गईं। मेकअप के बाद तो और भी निखर जाएगी, सरोज फुफेरी ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन उनके दिल में चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। जब अलीशा ने माहिन का हल्का सा मेकअप किया तो माहिन नाराज हो गई। यह क्या अलीशा आपी, ये ब्राइडल मेकअप है? मुझे तो दुल्हन वाला हेवी मेकअप चाहिए। अलीशा ने नरमी से समझाया, इतना ही काफी है। तुम बिना मेकअप के भी बेहद खूबसूरत लग रही हो, और अब तो थोड़ा सा मेकअप भी तुम्हें पूरी दुल्हन जैसा बना रहा है। सरोज फुफेरी ने करीब आकर कहा, ऐसे तैयार हो कि आसिम गिलजार को शायद तुम पर थोड़ी सी दया आ जाए। यह कहते हुए वह बाहर चली गईं। उन्हें क्या समस्या है? शादी मेरी हो रही है और मैं तो खुश हूं, माहिन ने आईने की तरफ देखते हुए कहा। अलीशा आपी, सुना है शादी के बाद बहुत सी दावतें होती हैं, मुझे भी मिलेंगी ना? मुझे खाने पीने का बहुत शौक है और वैसे भी पढ़ाई से छुटकारा मिल जाएगा। वह मासूमियत से बोलती जा रही थी और अलीशा का दिल डूबता जा रहा था। थोड़ी देर बाद जब वह पूरी तरह तैयार हो गई तो उसे बाहर लाया गया। पर्दे के पीछे कारी साहब ने उससे उसकी रजामंदी पूछी और वह मुस्कुराकर बोली, कबूल है। उसकी माँ नसीम बेगम अभी भी रो रही थीं, लेकिन माहिन को लगा कि माँ बाप तो बेटी की शादी पर रोते ही हैं, यह तो आम बात है। वह नहीं जानती थी कि उसकी शादी खुशी का मौका नहीं, बल्कि एक सौदे का नतीजा था। बाहर आसिम गिलजार की गाड़ी खड़ी थी। वह अपनी नवेली दुल्हन का इंतजार कर रहा था, जबकि यासर खान के घर का माहौल किसी अंतिम संस्कार जैसा था। मुझे पता है कि दुल्हन की विदाई पर लोग रोते हैं, लेकिन इतना नहीं। मैं भाग तो नहीं रही, कल की दावत में तो आऊंगी ही। माहिन ने अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा, लेकिन माँ की हालत ऐसी थी जैसे उनका सारा खून निचोड़ लिया गया हो। चाची जी जल्दी करें, आसिम भाई बाहर इंतजार कर रहे हैं, कह रहे हैं ज्यादा देर नहीं रख सकते। माहिन को उनके हवाले कर दीजिए, 17 साल के रजवान ने कहा। लेकिन उसकी आंखों में भी अफसोस था। वह माहिन से प्यार नहीं करता था, मगर उसकी माँ अक्सर कहती थी कि तेरी शादी इसी से होगी। अब वह बेबस था कि एक मासूम बच्ची की शादी एक उम्रसीदा आदमी से हो रही थी। आसिम की उम्र शादी की थी, लेकिन माहिन अभी गुड़ियों से खेलने की उम्र में थी। श्रीमती फूफी ने माहिन पर एक बड़ा काला चादर डाल दिया और धीरे से उसे आसिम की कार में बैठा दिया। जब वह उसकी हवेली पहुंची तो वहां का सन्नाटा देखकर वह हैरान रह गई। न कोई स्वागत, न कोई रोशनी। चादर के झुरमुट कपड़े से उसे साफ दिख रहा था कि उसका स्वागत करने वाला कोई नहीं था। उसने घबराकर आसिम की तरफ देखा, लेकिन उसने उस पर एक नजर डालना भी जरूरी नहीं समझा और सीधा अंदर चला गया। एक नौकरानी आई और उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गई। ड्राइंग रूम में सोफे पर शफकत बीबी बैठी थीं और साथ परिवार की कुछ महिलाएं जो उसे देखने आई थीं। यह लड़की तो बहुत छोटी है, एक महिला ने धीरे से कहा। कहाँ वह जवान मर्द और कहाँ यह बच्ची? यह तो सरासर जुल्म है, दूसरी ने धीरे से कहा। शफकत बीबी ने गुस्से से उन दोनों को देखा और बोली, जुल्म वह है
जो मेरे साथ हुआ। मेरे जवान बेटे को उसके भाई ने कत्ल कर दिया। अब मैं दिखाऊंगी असल जुल्म क्या होता है। यह कहते ही उन्होंने माहीन की चादर से उसका गला दबाना शुरू कर दिया। माहीन इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थी। वह बचने के लिए हाथ पैर मारने लगी, बुरी तरह खांसने लगी। वह चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। बीबी जी, रहम कीजिए, यह छोटी सी बच्ची है, किसी महिला ने कांपती आवाज में कहा। मगर रहम इस हवेली में कब का मर चुका था। नौकरानी नूरी की आवाज सुनते ही आसिम गुलजार, जो थकान से चूर अपने कमरे में लेटा हुआ था, अचानक चौंक उठा। तेजी से बाहर निकला और सामने का मंजर देखकर उसके कदम जैसे जमीन में गड़ गए। उसकी सौतेली माँ, शफकत बीबी, जिसे वह माँ से बढ़कर मानता था, इस नन्ही सी बच्ची माहीन का गला दबा रही थी। अम्माम जान, ये आप क्या कर रही हैं? छोड़िए उसे। आसिम लपक कर आगे बढ़ा और माहीन को अपनी बाहों में ले लिया। मैं इस बच्ची को मार डालूंगी। उसके भाई ने मेरे बेटे को मारा है। शफकत बीबी की आंखों में जैसे खून उतर आया था। अम्मा जान, आपने जैसा कहा था वैसा ही किया। आपने कहा था कि खून बहा मैं इस लड़की को अपने निकाह में ले लूं। मैंने निकाह किया, हालांकि मेरा दिल भी नहीं माना, क्योंकि यह बच्ची अभी छोटी है। मगर मैंने आपकी बात मानी। अब आपसे उम्मीद है कि आप भी मेरा मान रखेंगी। आसिम की आवाज में दुख था, मगर वकार भी। मुझे भी गुस्सा है अम्मा, लेकिन इस बच्ची पर नहीं, इसके घर वालों पर, इसके भाई पर। यह बच्ची बेकसूर है। मैं उसे यहां सजा देने नहीं, बल्कि शांति के लिए लाया हूं। आसिम की बातों से शफकत बीबी थोड़ा नरम हुई, क्योंकि वह जानती थी कि आसिम का दिल नरम है। वह किसी पर अत्याचार नहीं करता, और जो कुछ भी हो रहा है वह उनके कहने पर ही कर रहा था। नूरी, इस बच्ची को मेरे कमरे में ले जाओ, आसिम ने कहा बिना माहीन की तरफ देखे, और नूरी बच्ची को ले गई। आसिम अपनी माँ के पास आकर बैठ गया। माँ जान, देखिए, हम अत्याचारी नहीं हैं। अत्याचारी वे हैं जिन्होंने हत्या की। हम न्याय चाहते हैं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि यासर खान अपनी बेटी के लिए तड़पे, जैसे मैं अपने भाई के लिए तड़प रहा हूं। शफकत बीबी खामोश हो गई, मगर यह खामोशी सिर्फ आसिम के सामने थी। उनके अंदर जलती आग से आसिम अभी अनजान था। आसिम हवेली से बाहर निकल गया। उसे कुछ महत्वपूर्ण काम था। वह पूरा दिन बाहर रहा। हालांकि वह थका हुआ था, आराम की उसे आदत ही नहीं रही थी। कई महीनों से वह शहर छोड़कर गांव में था, क्योंकि उसका छोटा भाई मारा गया था और उसे विश्वास था कि हत्यारा हमजा खान है। मगर वह तब से गायब है, उसका कोई सुराग नहीं। आसिम को हत्या पर विश्वास नहीं, मगर वह समझता था कि अगर उसके भाई को बेकसूर मारा गया तो न्याय लेना उसका अधिकार है। यहाँ कानून नहीं, पुरानी परंपराएं चलती थीं। फैसले जरगा करता था। कई बार जरगा ने उसे बुलाया, पर शफकत बीबी रोज उसे यही सिखाती रही कि भाई के हत्यारे को माफ न करना, बल्कि अपने हाथों से बदला लेना। आखिरकार जरगा में यह तय हुआ, या तो हमजा खान की जान ली जाए, या फिर उसकी छोटी बहन माहीन को निकाह में लेकर खून बहा अदा किया जाए। जमीन या दौलत की बात न हो, बस इज्जत का बदला इज्जत से। आसिम ने माँ की बात मान ली, माहीन को अपने निकाह में ले लिया। मगर आज सुबह जो कुछ हुआ, उसके बाद आसिम का दिल भारी था। दिन भर वह बाहर कामों में मशगूल रहा, लेकिन दिमाग में वह दृश्य घूमता रहा जब माँ माहीन का गला दबा रही थी। जब वह रात गए वापस आया तो सब सो चुके थे। वह थकान से चूर था, मगर जब अपने कमरे में दाखिल हुआ तो एक दृश्य ने उसे चौंका दिया। माहीन लाल जोड़े में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। आंखों में नींद थी, मगर जाग रही थी। यहाँ क्या कर रही हो? आसिम ने पूछा। आपने ही तो कहा था नूरी से कि मुझे आपके कमरे में लाएं। मैं आपकी दुल्हन हूं, तो यहीं रहूंगी ना?
माहिन ने मासूमियत से कहा। तो अब तक सोई क्यों नहीं? मैं आपका इंतजार करते करते सो गई थी, फिर उठ गई। दुल्हन को मुख दिखाई भी तो दी जाती है, आपने तो कुछ दिया ही नहीं। उल्टा आपकी अम्मी तो मेरा गला ही दबाने आ गई। वह नाराजगी से बोली। आसिम हैरान रह गया कि इतनी छोटी बच्ची इतनी बेझिझक कैसे बोल रही है। कौन कहता है कि सास जालिम होती है? तो और क्या, आप लोग जालिम हैं। मासूम बच्ची को ब्याह कर ले आए, मुख दिखाई भी नहीं दी और स्वागत में गला दबाकर किया। मैं तो रो रो कर अपनी आंखें सजा बैठी हूं। वह बोलती जा रही थी और आसिम ध्यान से सुन रहा था। उसकी थकन जैसे उतर गई थी। लगता है तुम्हें दुल्हन बनने का शौक था? बहुत। चाहती थी दूल्हा घूंघट उठाए, तारीफ करे, जैसे ड्रामों में होता है। तुम ड्रामे भी देखती हो? हाँ, बहुत। इसीलिए तो दिमाग खराब है। आसिम बड़बड़ाया। क्या कहा आपने? कुछ नहीं। वैसे आप जालिम नहीं लगते, मगर फूफी कह रही थी कि आप मुझे चलने के काबिल भी नहीं छोड़ेंगे। यह सुनते ही आसिम चौंक गया। ऐसी कोई बात नहीं। मैं जालिम नहीं, बस मजबूर हूं। वह अब उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। वह बच्ची वाकई मासूम थी, खूबसूरत, नरमी से लबरेज। आपने तो मुझे जुल्म से बचा लिया, वरना आपकी अम्मी तो मार ही डालती। मगर वह इतना गुस्सा क्यों थी, समझ नहीं आया। यह सुनकर आसिम को अंदाजा हुआ कि माहिन को इस सारी दुश्मनी का सच कभी बताया ही नहीं गया। उसे कुछ पता ही नहीं कि उसके भाई पर क्या इल्जाम है। एक पल के लिए आसिम के दिल में अफसोस जगा कि वह एक मासूम बच्ची को दुश्मनी की भेंट चढ़ा चुका है। जब माहिन ने महसूस किया कि आसिम गुलजार उसे बगौर देख रहा है, तो वह थोड़ा सा शर्मा कर बोली। क्या चाहिए आपको? मेरी मुख दिखाई तो लाए नहीं, अब ऐसे ही देख रहे हैं। आसिम ने नर्म लहजे में कहा। मुझे इस रस्म का पता नहीं था। तुम बताओ, क्या चाहिए? कल ले आऊंगा। माहिन की आंखों में खुशी की चमक दौड़ गई। मुझे लैपटॉप चाहिए, और एक महंगा फोन भी। वहां तो फूफी का फोन ही यूज करती थी। हमेशा कहा जाता था कि अभी उम्र पढ़ाई की है, मोबाइल से दूर रहो। लेकिन अब तो मेरी शादी हो गई है ना, अब चला सकती हूँ। आसिम मुस्कुरा दिया। ठीक है, कल तुम्हारे लिए लैपटॉप भी आ जाएगा और नया फोन भी। बस इतना काफी है। अब नींद आ रही है, आप अपने कमरे में चले जाएं। मुझे सोना है, माहिन ने झंभाई लेते हुए कहा। आसिम ने नरमी से कहा, यह कमरा मेरा ही है और तुम मेरी पत्नी हो। अब तुम्हें इसी बिस्तर पर मेरे साथ सोना है। माहिन चौंकी। मैं आपके साथ कैसे सो सकती हूँ? आसिम ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम खुद ही तो कहती हो कि ड्रामे देखती हो। क्या उनमें नहीं देखा कि पति पत्नी एक ही बिस्तर पर सोते हैं? माहिन ने घबराहट में कहा। ठीक है, लेकिन सुबह मेरा लैपटॉप आ जाना चाहिए। यह कहकर उसने मासूमियत से आसिम की गोद में सर रख दिया और कुछ ही पलों में सो गई। आसिम हैरत में पड़ गया कि वह कितनी जल्दी बेफिक्री से सो गई। उसने नरमी से उसके बालों में उंगलियां फेरी, आहिस्ता से उसे सीधा लिटाया और खुद भी चुपचाप लेट गया। दूसरी तरफ नसीम बेगम रो रही थीं और बुखार में तप रही थीं। उनके पति यासर खान उनके पास बैठे हुए थे। यह कैसा समय आ गया है? बेटे को बचाने के लिए बेटी को कुर्बान कर दिया। गलती हमजा की थी और सजा माहिन को मिल रही है। नसीम। बेगम की आवाज टूट रही थी। यासर खान ने धीरे से कहा, मैं मजबूर था। अगर ऐसा न करता तो आसिम हमजा को ढूंढकर मार देता। कम से कम हमारी बेटी जीवित तो है। मगर उनकी आंखों में अपनी लाचारी की थकन साफ नजर आ रही थी। अगली सुबह आसिम की आंख खुली तो माहिन को गहरी नींद में पाया। वह सुकून से सो रही थी। उसका मासूम चेहरा देखकर आसिम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कई महीनों बाद वह दिल से मुस्कुराया था। वह आहिस्ता से बाहर निकला तो देखा कि शफकत बीबी नाश्ते की मेज पर इंतजार में बैठी थी। अस्सलाम अलैकुम अम्मा।
आसिम ने मुअद्दब अंदाज में कहा। शफकत बीबी ने नूरी को आवाज दी, नूरी, नाश्ता लाओ। आज मैं और आसिम साथ नाश्ता करेंगे। नूरी चली गई तो शफकत बीबी ने तंजिया अंदाज में कहा, मुझे यकीन है तुमने अपना हक ले लिया होगा इस लड़की से। आसिम थोड़ा शर्मिंदा हुआ। अम्मा, वह बहुत छोटी है। मैं जालिम नहीं हूं। जब तक वह बालिग नहीं हो जाती मैं उसके करीब नहीं जाऊंगा। यह मेरे असूलों के खिलाफ है। नूरी नाश्ता ले आई। आसिम ने चुपचाप चाय का कप उठाया और खामोशी से पीने लगा। वह तुम्हारी पत्नी है। तुमने निकाह किया है। मैंने खुद वली बनकर उसे तुम्हारे हवाले किया है। शफकत बीबी का लहजा कड़ा हो चुका था। आसिम ने नरमी से कहा, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, और वह तेजी से वहां से उठकर चला गया। शफकत बीबी दांत पीसते हुए बोली, मैंने तो सोचा था यह जवान मर्द इस नाजुक कली को रौंद देगा, मुझे सुकून मिलेगा, लेकिन लगता है यह लड़की तो फूलों की सेज पर बैठने आई है। उधर कमरे में माहीन गहरी नींद में थी कि शफकत बीबी ने आकर उसे झंझोड़ा। उठो रानी महारानी, क्या दिन चढ़े तक सोती रहोगी? माहीन हड़बड़ाकर उठी और सहमी हुई बोली, मैं कहाँ हूं? अम्मी कहाँ हैं? यहाँ अब तुम्हारी माँ नहीं, सिर्फ मैं हूं, और यहाँ मेरा हुक्म चलेगा। शफकत बीबी की आवाज कड़क रही थी। मेरे लिए नाश्ता भिजवा दी, माहीन ने झंभाई लेते हुए कहा। नाश्ते की बच्ची, चल उठ, काम पर लग जा। ये कहते हुए शफकत बीबी ने उसके बालों से पकड़कर घसीटते हुए उसे कमरे से बाहर निकाला। नूरी यह दृश्य देखकर हैरान रह गई। माहीन ने चीखते हुए कहा, छोड़ दी मुझे, वरना मैं आपके बेटे से शिकायत करूंगी। कल भी उन्होंने आपको रोका था, आज भी अगर उन्हें पता चला तो अच्छा नहीं होगा। शफकत बीबी चौंक गई। अब तुम मुझे धमकी दोगी? तुम उसके कातिल की बहन हो। नूरी बीच में आ गई। बीबी जी, होश से काम लीजिए। अगर आसिम साहब को पता चला तो आप कुछ नहीं कर सकेंगी। माहीन के दिल में सवाल उभरने लगे। आखिर मेरे भाई हमजा खान ने ऐसा क्या किया था? क्यों हर कोई उसका नाम लेकर मुझे सजा देता है? तभी एक नौकर आया। उसके हाथ में एक पैकेट था। यह लैपटॉप और नया मोबाइल है। आसिम गुलजार साहब ने छोटी बीबी के लिए भेजा है। इसी के लिए वह शहर गए थे? यह सुनकर शफकत बीबी हैरान रह गई। अभी तो इस लड़की को आए हुए एक दिन भी नहीं गुजरा था और तोहफे भेजने शुरू हो गए थे। हाय अल्लाह, मेरी मुंह दिखाई। यह कहती हुई माहीन खुशी से पैकेट लेकर अपने कमरे में भागी और दरवाजा बंद कर लिया। नूरी मुस्कुराकर बोली, बीबम साहबा, अब देख लिया इस लड़की की हैसियत क्या हो गई है। यह मत समझिएगा कि आसिम गुलजार साहब हमेशा आपकी बात मानेंगे। आपने खुद अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। वह एक जवान मर्द है और यह लड़की बहुत खूबसूरत है। वह उसकी खूबसूरती के सामने पिघल गया है। अब मुकाबला आपसे नहीं, उसकी बीवी से है। शफकत बीबी गुस्से से बोली, मैंने तो उसे यहां लाकर जुल्म करने का सोचा था ताकि मेरे दिल को सुकून मिले, लेकिन यहां तो यह एक दिन में रानी बन गई है। अब मुझे कुछ और ही सोचना होगा। शाम के वक्त जब आसिम गुलजार वापस आए तो उन्होंने देखा कि माहीन बहुत खुश है। वह लैपटॉप सेट कर रही थी और नए मोबाइल में मशगूल थी। मिल गई तुम्हारी मुंह दिखाई? आसिम ने मुस्कुराते हुए पूछा और वॉशरूम की ओर बढ़ गए। जब वह वापस आए तो माहीन ने खुश होकर शुक्रिया अदा किया। यह तुम्हारा हक है, आसिम ने नरमी से कहा, और तुम इतनी प्यारी हो कि तुम्हारे सामने यह सब कुछ भी नहीं लगता। यह सुनकर माहीन कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गई, फिर आहिस्ता से बोली, आपकी अम्मी ने आज फिर मेरे साथ ज्यादती की। मेरे बाल खींचे और मुझे घसीटकर कमरे से बाहर निकाला। आखिर उन्हें मुझसे क्या दुश्मनी है? और हमजा भाई ने ऐसा क्या किया है जिसके बदले में मुझे यह सब सहना पड़ रहा है? आसिम समझ गया कि माहीन को हकीकत अब तक नहीं बताई गई। उसने नरम लहजे में पूछा, अच्छा,
फिर तुम्हें उनके चंगुल से किसने बचाया? मैंने खुद को बचाया। उन्हें धमकी दी कि अगर फिर से कुछ किया तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। वे तुरंत डर गईं। माहिन ने जोश से कहा। आसिम हंसकर बोला, अच्छा जी, अब तुम मेरी माँ को धमकियां भी देने लगीं? वाकई बहादुर हो तुम। वह उसके चेहरे को देखता रहा, जैसे वह अब उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज बन गई हो। थोड़ी बहुत बहादुर हूं, माहिन ने शरारत से कहा। और जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी से डर नहीं लगता। आप मेरे हीरो हैं, बिल्कुल ड्रामो जैसे, जो अपनी बीवी को हर जुल्म से बचाते हैं। आसिम मुस्कुरा दिया। बहुत ड्रामे देखती हो तुम। वह उठ खड़ा हुआ। कहाँ जा रहे हैं? माहिन ने पूछा। इतनी देर से आपका इंतजार कर रही हूं। मुझे अम्मी की याद आ रही है। क्या मैं उनसे मिलने जा सकती हूँ? यह सुनते ही आसिम का चेहरा सख्त हो गया। अब तुम्हारा उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रहा। न तुम वहां जाओगी, न वे यहां आएंगे। यही तुम्हारा घर है। मैं तुम्हारा पति हूं। तुम्हें यहां हर सुविधा मिलेगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। और अम्मा साईं से भी मैं खुद बात करूंगा। लेकिन अपने माँ बाप को भूल जाओ। माहिन स्तब्ध रह गई। उसका हीरो अचानक जालिम बन गया था। वह कुछ पल उसे देखती रही, फिर जोर जोर से रोने लगी। रो क्यों रही हो? आसिम घबरा गया। और क्या करूं? आप भी जालिम निकले। मुझे अपनी अम्मी के पास जाना है। मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे उनसे मिलना है। माहिन रोते हुए चीखी। आसिम ने कठोर लहजे में कहा, तुम्हें पता है तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें सिर्फ इसलिए मेरे हवाले किया ताकि अपने बेटे की जान बचा सकें। उन्हें तुमसे कोई प्यार नहीं, सिर्फ हमजा से है। उन्होंने तुम्हें कुर्बान कर दिया। आखिर हमजा भाई ने ऐसा क्या किया है? कोई तो बताए, माहिन ने रोकर कहा। आसिम ने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हारे भाई हमजा खान ने मेरे छोटे भाई को कत्ल किया है। मैंने तुम्हारे पिता यासर खान से कहा था कि हमजा को हमारे हवाले कर दें, लेकिन उन्होंने बेटे को बचाकर तुम्हें हमारे हवाले कर दिया। आसिम गुलजार ने धीरे से कहा, बस इतनी सी बात है? यह सुनते ही माहिन का सर चक्कर गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। आसिम घबराकर तुरंत उसके पास पहुंचा। उसे पानी के छींटे मारे तो वह धीरे धीरे होश में आने लगी। आसिम ने उसे सहारा देकर बिस्तर पर लिटाया। अब उसे पछतावा हो रहा था कि उसने इतनी छोटी सी बच्ची पर इतनी बड़ी बातें क्यों डाल दीं। दूसरी तरफ शफकत बीबी ने नूरी को एक शीशी थमाते हुए कहा, यह दवा सुबह चाय में मिला देना। नूरी चौंक गई। इसमें क्या है बेगम साहिबा? शफकत बीबी के चेहरे पर जुनून था। जहर है। अब मैं इस लड़की को और नहीं सह सकती। जब तक इसकी जान नहीं ले लूंगी, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। खून का बदला सिर्फ खून से ही संभव है। जब तक यासर खान के घर में मातम नहीं छा जाता, मुझे चैन नहीं आएगा। नूरी के हाथ कांपने लगे। वह जैसी भी थी, लेकिन कातिला नहीं बन सकती थी। उसे यकीन था, अगर उसने इनकार किया तो बेगम खुद ही कुछ कर गुजरेंगी। पूरी रात नूरी बेचैनी से कलाएं बदलती रही। सोचती रही कि वह सुबह क्या करेगी। आखिरकार नूरी ने फैसला किया कि वह खामोश नहीं रह सकती। रात के 1 बजे नंगे पांव, दबे कदमों, नूरी आसिम गुलजार के कमरे की तरफ बढ़ी। उसे पता था कि वह देर से सोता है। दरवाजा खटखटाया तो कुछ देर बाद आसिम ने दरवाजा खोला। नूरी को देखकर हैरान रह गया। नूरी, सब खैरियत है? हजूर, आपसे बहुत जरूरी बात है। यहाँ नहीं, चलिए कहीं और। आसिम ने तुरंत कहा। ठीक है, तुम छत पर जाओ, मैं आ रहा हूं। कुछ पलों बाद वह भी छत पर पहुंच गया। अब बोलो, क्या तूफान आ गया है? नूरी कांपती आवाज में बोली। छोटा मुंह बड़ी बात। लेकिन बेगम साहिबा की जहनी हालत ठीक नहीं रही। उन्होंने मुझे जहर की शीशी दी है और कहा है कि सुबह माहिन की चाय में मिला दूं। वह कह रही थी कि जब तक वह इस लड़की को मार न दे, उन्हें सुकून नहीं मिलेगा। आसिम सुनकर स्तब्ध रह गया। फिर ठंडी सांस लेते हुए बोला, मुझसे गलती हो गई।
मुझे यह निकाह नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब जो हो चुका सो हो चुका। माहीन मेरी पत्नी है, मेरी जिम्मेदारी है, और मैं इस पर अत्याचार होते हुए नहीं देख सकता। नूरी ने सलाह दी, मेरी मानिए, आप सुबह सुबह ही उन्हें ले जाएं और हवेली में वापस न लाएं। उनकी जान को खतरा है। आसिम ने सहमति में सिर हिलाया। तुम ठीक कह रही हो, मैं यही करूंगा। नूरी परेशान हो गई, लेकिन बेगम साहिबा को क्या जवाब दूंगी? वह पूछेंगी जरूर। आसिम ने स्पष्ट लहजे में कहा, तुम कह देना कि तुमने जहर मिला दिया था, बाकी मैं संभाल लूंगा। लेकिन याद रखना, जहर वास्तव में नहीं मिलाना। नूरी ने सिर हिलाया और चुपचाप नीचे चली गई। सुबह नूरी कांपते हाथों से नाश्ता लेकर आई। शफकत बीबी ने उसकी नीयत पर संदेह किया और खुद अपनी निगरानी में चाय में जहर मिला दिया। नूरी धीरे धीरे आसिम के कमरे की ओर बढ़ी। शफकत बीबी के चेहरे पर बुरी मुस्कान फैल गई। कुछ देर बाद नूरी बाहर निकली, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि आसिम गुलजार वहां नहीं थे। वे सुबह ही हवेली छोड़कर चले गए थे। तभी एक तीव्र चीख सुनाई दी। सब दौड़ते हुए पहुंचे। माहीन जमीन पर बेहोश पड़ी थी। शफकत बीबी दौड़ती हुई अंदर आईं। उन्होंने ठंडे लहजे में कहा, मरने दो उसे, तड़प तड़प कर, कोई उसे हाथ न लगाए। लेकिन अगले ही क्षण आसिम गुलजार अंदर दाखिल हुआ। माहीन को इस हालत में देखकर वह घबरा गया। नूरी, तुरंत ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। नूरी तुरंत भाग गई। शफकत बीबी ने कृत्रिम चिंता का प्रदर्शन करते हुए पूछा, आखिर उसे हुआ क्या है? आसिम ने गुस्से से कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन अब उसे शहर ले जाना होगा। उसी क्षण नूरी वापस आई और शफकत बीबी ने मन में सोचा, शहर तो बहुत दूर है, जब तक वहां पहुंचेगी काम तमाम हो चुका होगा। गाड़ी में बैठते ही आसिम गुलजार ने नरमी से कहा, आंखें खोलो। माहिन ने पहले एक आंख खोली, फिर दूसरी। मुस्कुराकर सीधी होकर बैठ गई। ड्रामा देखकर तो तुम अच्छी खासी अभिनय सीख गई हो। आसिम हंसा। हाँ, कुछ तो फायदा हुआ। माहिन ने शोखी से जवाब दिया। लेकिन आपने मुझे एक्टिंग करने को क्यों कहा था? आसिम ने संक्षेप में जवाब दिया, बाद में बताऊंगा। शहर पहुंचकर शहर पहुंचकर एक सादा मगर आरामदायक मकान के सामने गाड़ी रुकी। आसिम ने कहा, अब तुम यहां रहोगी, जब तक तुम्हारे दस्तावेज पूरे नहीं हो जाते। माहिन हैरान हुई। किन दस्तावेजों के? मैं तुम्हें विदेश भेज रहा हूं, ताकि तुम हॉस्टल में रहकर अपनी शिक्षा पूरी कर सको। जब तुम 18 साल की हो जाओगी, तब तुम्हें वापस बुलाऊंगा। आसिम ने गंभीरता से कहा। माहिन मासूमियत से बोली, लेकिन हमारी शादी तो हो चुकी है ना? जिन परिस्थितियों में यह शादी हुई, उन्हें भूल जाओ। अब सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं अपने किए का कफ्फारा अदा करना चाहता हूं। आसिम के लहजे में शर्मिंदगी थी। माहिन बोली, मुझे आपके साथ रहना है। आप अच्छे लगते हैं। बस एक बात बुरी लगती है, आप मुझे मेरे माता पिता से मिलने नहीं देते। आसिम ने धीरे सांस लेते हुए कहा, मैं इंसान हूं, फरिश्ता नहीं। मेरी भी मजबूरियां हैं, और वैसे भी शादी के बाद अक्सर लड़कियों को अपने मायके से दूर होना पड़ता है। तो फिर मैं यहीं पढ़ाई कर लूंगी, बाहर नहीं जाना। माहिन ने जिद की। आसिम ने थककर कहा, तुम अभी बहुत छोटी हो, और जब तुम मेरी नजरों के सामने होती हो, तो मुझे अपने की पर शर्मिंदगी होती है। मैं चाहता हूं कि कुछ समय तुम मुझसे दूर रहो, ताकि मैं खुद से नफरत करना छोड़ सकूं। माहिन ने कोमल लहजे में कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलो। मैं तुम्हारी हर शर्त मानूंगी, आसिम ने कहा। बाहर जाने से पहले मुझे अपने माता पिता से एक बार मिलने दीजिए। अब समझ में आ गया है कि मुझे सजा के तौर पर यहां लाया गया, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि आप जैसे इंसान मिले। आपने मुझे वह सुरक्षा दी जो मेरे माता पिता भी नहीं दे सके। जब मैं वापस आऊंगी, तब भी आप ही मेरे हीरो होंगे।
यह सुनकर आसिम मुस्कुरा उठा। ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है, लेकिन मैं तुम्हें एक बार उनके पास जरूर भेजूंगा। मगर वादा करो, तुम वापस जरूर आओगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम पर भरोसा करूंगा। माहिन ने दृढ़ता से कहा। मैं वादा करती हूं, मैं आपकी थी, आपकी हूं और हमेशा आपकी रहूंगी। कुछ दिन बाद आसिम जब वापस हवेली पहुंचा तो शफकत बीबी ने चिंता का नाटक करते हुए पूछा, वह कैसी है? आसिम ने कहा, अस्पताल में दाखिल है, हालत नाजुक है। कुछ दिन वहां रहेगी, फिर वापस ले आऊंगा। परेशान न हो। और वह अपने कमरे में चला गया। शफकत बीबी ने मन में सोचा, मतलब बच गई। चलो, हालत नाजुक है, शायद मर ही जाए। कई दिन बीत गए, लेकिन जब माहिन की कोई खबर नहीं आई तो शफकत बीबी बेचैन हो गईं। आसिम से पूछने पहुंची। तब आसिम ने जैसे बम फोड़ दिया, अम्मा, मैंने उसे विदेश भेज दिया है। अब वह 4 साल बाद ही वापस आएगी। शफकत बीबी का धैर्य टूट गया। क्या कहा? क्यों? आसिम ने धैर्य से कहा, क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। मैं उसे आपके कहने पर यहां लाया, लेकिन यह नहीं जानता था कि उसकी जान को आपसे खतरा होगा। आपका दुख मैं समझता हूं, लेकिन इस बच्ची का कोई कसूर नहीं था। हमने बदला एक ऐसे व्यक्ति से लेना चाहा जो निर्दोष था। अब मैं सिर्फ वही कर रहा हूं जो मेरा अंतर्मन कहता है। आप मुझसे नाराज हो सकती हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा ईश्वर मुझसे नाराज हो। और वह चला गया। शफकत बीबी मौन खड़ी रह गई। 4 साल बाद कराची हवाई अड्डे पर आसिम गुलजार फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ा था। 4 सालों में उसने कभी कभार ही माहिन से संपर्क रखा, लेकिन कभी उसे तंग नहीं किया। आज वह घबरा रहा था कि क्या वह वापस आएगी। सभी यात्री गुजर चुके थे, लेकिन माहिन नहीं आई। तभी किसी ने हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा। आसिम ने मुड़कर देखा। सामने एक नाजुक सी लंबी लड़की मुस्कुरा रही थी। 4 साल में इतनी भी नहीं बदली कि पति पहचान न सके। वह माहिन थी। आसिम हैरान रह गया। माहिन? हाँ, मैं वही हूं, बस कद बड़ा हुआ है। अंदर से मैं आज भी वही हूं, आसिम ने कहा। मैं तो अब भी उस 15 साल की बच्ची को तलाश कर रहा था। हवेली में वापसी, फूलों से उसका स्वागत किया गया। इतना इंतजार था आपको मेरा? आसिम ने कोमल स्वर में कहा। 4 सालों में एक पल भी तुम्हें नहीं भूला। अब जब मैं बड़ी हो गई हूं, तो प्रेम व्यक्त करते हुए अजीब नहीं लगेगा? आसिम ने उसके गाल छूकर कहा। अब नहीं। माहिन अचानक से उससे लिपट गई। रोते हुए बोली, आपको पता है, मैंने आपको कितना याद किया। मैं स्वतंत्र थी, चाहती तो कोई अन्य राह चुन लेती। लेकिन आपने जो सम्मान दिया, जो संरक्षण दिया, वह कोई अन्य नहीं दे सकता। आप ही मेरी मंजिल हैं और हमेशा रहेंगे। आसिम ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। दोनों को लग रहा था कि अब जीवन पूरा हो गया है। बदले से शुरू होने वाली यह कहानी प्रेम, धैर्य, बलिदान और क्षमा से पूरी हुई। एक मासूम लड़की जिसे बलिदान बनाया गया, अंततः अपनी इज्जत, प्यार और अधिकार पा गई। और वह पति जिसने दुश्मन की बहन को पत्नी बनाकर लाया, उसी के प्रेम में अमर हो गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। तब तक याद रखिए, प्रेम हमेशा जीतता है, बस नीयत सच्ची होनी चाहिए।